Good morning all of you. I hope कि आपको मेरी आवाज आ रही है। ठीक है, चलो आज हम बात करते हैं नेवी की एंट्री की, जो कि एसएसआर और ए के लिए होती है। ये बहुत बच्चों की डिमांड थी कि इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ बताया जाए, इसके सिलेबस के बारे में बात की जाए, इसमें इस एंट्री में होता क्या है, ये डबल ए और एसएसआर क्या चीज है। तो इन सारी बातों में, इन सब के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो जो हमारी पहली बात होगी वो एसएसआर और डबल ए होता ही क्या है नेवी एंट्री के लिए। उसके बाद इसका डिटेल सिलेबस देखेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे कि इसकी कट ऑफ क्या जाती है। तो जैसे कि नेवी का ये एग्जाम है, नेवी की एंट्री है जो कि 12th पास नॉन मेडिकल के साथ होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा क्या होना चाहिए, तुम्हारे पास नॉन मेडिकल में अब हमारे पास बेसिकली मैथ होना चाहिए, साथ में हमारे पास फिजिक्स होनी चाहिए। ठीक है, और बाकी चाहे केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो और या कंप्यूटर हो, इन तीन में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो हम लोग एलिजिबल हो जाते हैं नेवी के एसएसआर और डबल ए के लिए। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि इसकी एज कितनी है। तो एज की जहां तक बात है, एज क्राइटेरिया है इसका 17 से 20 तक का बच्चा इसमें इनरोल कर सकता है। मतलब ट्रेनिंग पे जाते वक्त उसकी मैक्सिमम एज जो होनी चाहिए 21 होनी चाहिए, मतलब 21 से ज्यादा नहीं हो सकती एक दिन भी। ठीक है, तो ये था इसका एज, ये हमारा इसके लिए क्राइटेरिया था। अब एसएसआर और डबल ए ये क्या चीज है। तो ए डबल ए क्या होता है हमारे पास, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस। ठीक है, और एसएसआर क्या होता है, बेसिकली सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट। ठीक है, तो जो ये दो एंट्रीज हैं इसमें बेसिकली ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट जो डिफरेंस है वो बता देता हूं मैं। जो एसएसआर एंट्री होती है उसके लिए मिनिमम मार्क्स कोई रिक्वायर्ड नहीं है, जबकि इसके लिए हमारे 60% होना जरूरी है। ठीक है, और जो ये आर्टिफिशियल अप्रेंटिस में कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं, इनका ट्रेनिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मतलब बेसिक ट्रेनिंग जो रहता है वो सेम रहता है, बट जो उसके बाद है इनकी स्पेशल ट्रेनिंग कराई जाती है ताकि जो इनका वर्क एरिया हो वो स्पेशलाइज्ड रहे। जैसे कि मशीनरी के साथ, ठीक है, स्टीम पावर मशीनरी हो गई, टरबाइंस हो गए, डीजल के टरबाइंस हो गई, मिसाइल गाइडेड मिसाइल्स हो गई, लाइक इनमें होता है इनका जो मेनली काम होता है। और जो एसएसआर वालों को होता है, इनका डिफरेंट टीम्स बनाए जाते हैं जो कि अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे नेवी की अपनी पुलिस होती है, ठीक है, तो नेवी की जो अपनी पुलिस होती है उसमें जो लोग होते हैं वो एसएसआर एंट्री के थ्रू जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जब आपका रिटर्न क्लियर होगा ना, तो स्टाफ आएगा आपका जो एग्जाम लेने, वो भी जो होता है ना वो एसएसआर एंट्री के थ्रू होता है। ठीक है, तो आई होप कि डबल ए और एसएसआर में कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, और जो डबल ए है उसमें जल्दी प्रमोशन मिलता है, मतलब विद इन 10 ईयर तुम्हारा प्रमोशन होने की चांस रहता है। बट एसएसआर में क्या होता है, 15 साल तो भूल जाओ प्रमोशन। ठीक है, उसके बाद ज्यादा डिफरेंस नहीं होता सैलरी वाइज। 3-4 हज़ार रुपए का डिफरेंस आता है सैलरी में, 35 के अराउंड सैलरी होती है इनकी। ठीक है, तो इतनी बातें शायद आप लोगों को क्लियर होंगी। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं डिटेल सिलेबस की। ठीक है, तो सिलेबस जो मैं आपको बताने वाला हूँ
वो मैं ऑफिशियली इंडियन नेवी की जो साइट है वहीं से बताऊंगा। तो बेसिकली इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, पहले तो आपका रिटर्न होता है, ठीक है, रिटर्न एग्जाम होगा। उसके बाद रिटर्न एग्जाम होगा आपका कंप्यूटर बेस, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने के बाद आपका जो क्लियर होगा तो आपको डिफरेंट सेंटर्स में बुलाए जाएंगे। सेंटर में जाने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। उसके बाद आपका क्या होगा, पुशअप कराए जाएंगे। थोड़ा सा हल्का फुल्का फिजिकल रहता है इनका, कोई ज्यादा हार्ड फिजिकल नहीं होता। इनके फिजिकल के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है, जो कि आपको 7 मिनट में करना होता है। पहले ये टाइम 8 मिनट हुआ करता था, फिर इसे 7 मिनट कर दिया गया, ठीक है। 20 स्क्वेट्स लगाने होते हैं, ठीक है ना। स्क्वेट्स क्या होते हैं, लगभग उठक बैठक की तरह, ठीक है। 10 आपको पुशअप लगाने होते हैं, ठीक है। तो ये हल्का फुल्का सा इनका फिजिकल होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड को देखने के लिए, ठीक है। अब बच्चे पूछते हैं कि फिजिकल क्यों है, आर्मी थोड़ी है, वहां पे भागा दौड़ी थोड़ी करनी है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो इनकी बेसिक ट्रेनिंग होती है ना, उसको पूरा ही नहीं कर पाते। उसमें किसी की टांग टूट जाती है, किसी का कुछ हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो उस चीज को खत्म करने के लिए नेवी क्या करती है, पहले ही फिजिकली फिट बंदों को लेती है। उसके बाद वो क्या करता है, इसके बाद मेडिकल होता है सेम डे। सेम डे आपका मेडिकल हो जाता है। मेडिकल होने के बाद आपको टाइम मिल जाता है। तो उसके कुछ समय बाद आपकी एक फाइनल मेरिट लिखती है, फिर आपको ट्रेनिंग के लिए लेटर आता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम सिलेबस की। अब सिलेबस में इसका रिटर्न रिटर्न में क्या होता है, रिटर्न जो है इसका वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। मैथ्स, साइंस, जीएस और इंग्लिश, सबके 25-25 क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल मार्क्स होंगे 100। अब ये 25-25 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा, और 25-25 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन हो गए, और ये आपको करने होंगे 60 मिनट में। और इसमें इंडिविजुअली कट ऑफ जाती है हर सब्जेक्ट की, ठीक है। तो हर सेक्शन को अटेम्प्ट करना और हर सेक्शन में एक मिनिमम मार्क्स लेके आना जरूरी रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम, थोड़ा डायरेक्ट चलता हूं लेके मैं तुम्हें सिलेबस पे। देखो, अब इसमें जो साइंस वाला पार्ट रहता है ना, आई होप स्क्रीन दिख रहा है, चैट बॉक्स में लिखे तो जो साइंस वाला पार्ट रहता है, बेसिकली साइंस वाले पार्ट में फिजिक्स ही ज्यादा पूछता है। फिजिक्स ही लगभग 25 में से अराउंड 17 to 18 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के ही पूछता है। 3 से 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री के पूछ लेता है, और 3 से 4 क्वेश्चन बायोलॉजी के पूछ लेता है। और बायोलॉजी जो पूछेगा ये इस एग्जाम में अप टू 10th स्टैंडर्ड ही पूछता है, ठीक है। तो मेन हमारा जो साइंस के लिए फोकस रहता है वो हमारी फिजिक्स के लिए रहता है, +1 +2 का फिजिक्स जो है, ठीक है। तो अब इसमें फिजिक्स वाले सेक्शन में हम देखते हैं ये फिजिकल मेजरमेंट, बॉडी वही है, +1 +2 का सिलेबस है ऑलमोस्ट। एक बात ध्यान रखना, जो एसएसआर और नेवी का ये AA का जो एंट्री होता है ना, इसमें आप देखो ना 25 क्वेश्चन है आपके पास, आपको 15 मिनट में ही करना है सब। तो इट्स मीन कि न्यूमेरिकल पार्ट तो ज्यादा आना नहीं है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट अगर जो आपके थोड़े भी क्लियर हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। साइंस वाला जो पार्ट है वो आपका इजिली क्रैक हो जाता है, ठीक है। अब जो ये है सिलेबस, इसका मैं आपको PDF भी शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से भी इसको डिटेल में देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा जल्दी से लेता हूँ, कवर करता हूँ। मैथ में क्या आता है आपके पास, रिलेशन फंक्शन रहेगा, लोगरिथमिक रहेगा, वहां से क्वेश्चन आता ही आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैक्सिमम चांस होते हैं क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। रियल रूट्स पूछ लेता है, सिक्वेंट एंड सीरीज से भी क्वेश्चन आते ही आता है, ट्रिग्नोमेट्री आएगा ही आएगा, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये जो वाला सेक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, हर पार्ट में से ऑलमोस्ट, ठीक है। तो उसके बाद स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इनमें जो होता है स्टैंडर्ड इक्वेशंस याद रखना होता है आपको।
जो जो इनके स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं, अगर वो आपको आता है तो यहाँ से भी क्वेश्चन इजीली क्रैक हो जाता है। ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो हर एग्जाम में पूछता है, चाहे वो नेवी का हो, आर्मी का हो, एयरफोर्स का हो, किसी का भी एग्जाम हो, इसमें ये पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो मैथ के लिए ये है कि भाई मैथ में आप लिमिटेड सिलेबस कर लो पर इफेक्टिवली उनको कर लो, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पर हम आईआईटी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बट इतना करो कि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर रहे। ठीक है, तो गो थ्रू करना है हमें। बेसिकली +1 का सिलेबस अच्छे से बच्चे नहीं कर पाते हैं, इस वजह से दिक्कत आता है उन्हें। तो +1 का जो मैथ्स है वो अच्छे से करना है मैथ के सेक्शन के लिए। साइंस के सेक्शन के लिए हमें फिजिक्स अच्छा करना है, और मैथ के सेक्शन के लिए +1 का जो हमारा मैथ है उसको अच्छा करना है, जो कि शुरुआत में बताया मैंने, एपी सीरीज हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, तो ये चीजें हैं हमारी। अब बात करते हैं हम इंग्लिश सेक्शन की। इंग्लिश सेक्शन में क्या है, इंग्लिश सेक्शन में ऑलमोस्ट 5 मार्क्स की तो आपके रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आती है। ठीक है, 5 मार्क्स तो आपके रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से ही हो जाते हैं। तो आप जितना न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, जितना ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। 5 मार्क्स तो आपको सिर्फ रीडिंग से मिलेंगे। अब बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि स्कूल वाला काम है, रीडिंग तो हो जाएगी, बट यहाँ पे बच्चों के 5 आउट ऑफ 5 नहीं आते। ठीक है ना, तो ये आपको प्रैक्टिस करना होता है, बार बार पढ़ना होता है। ठीक है ना, उसके बाद ऑलमोस्ट 10 फिलर्स आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स, जो कि तुम्हारे होते हैं लगभग प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, वर्ब, ठीक है, एडजेक्टिव, इनसे तुम्हारे लगभग लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, फिर दो दो क्वेश्चन एंटोनियम, सिनोनियम के हो गए। ठीक है, एक दो क्वेश्चन वॉइस का पक्का ही आएगा। ठीक है, तो ये इंग्लिश का सेक्शन है। इंग्लिश के सेक्शन को प्रिपेयर करने का सबसे इजी वे है कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, पर वर्ड, पर मिनट वर्ड काउंट करो कि हमारा कितना टाइम आ रहा है न्यूज़पेपर पढ़ने में। डेली टाइम को इंक्रीज वो करो, टाइम को अपना घटाओ। स्पीड जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। क्योंकि देखो ना, 100 क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, अगर 100 क्वेश्चन, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो 100 के 100 क्वेश्चन इजिली पढ़ भी नहीं पाते एग्जाम में। समझ रहे हो इस बात को? तो पेपर डिफिकल्ट नहीं आता, पेपर क्या आता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, वास्ट होता है, इसलिए बच्चा सोचता है कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और वहां कंफ्यूजन में गलती हो जाती है। हमें यहाँ पे किसी भी सेक्शन का एक्सपर्ट नहीं बनना, हमेशा याद रखना है, थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करना है। तो डिटेल सिलेबस में शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। शेयर हो रही है क्या? विजिबल है स्क्रीन? विजिबल है? हाँ, तो अब इंग्लिश में ये देख लो, यही सब है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, बाकी पिलर्स आते हैं, सब्स्टिट्यूशन एक आधा सब्स्टिट्यूट पूछ लेता है। ठीक है ना, वो तुम्हारा वोकैब वाला पार्ट हो जाता है। तो इंग्लिश को प्रिपेयर करने का इजी मेथड क्या है, सबसे पहले तो न्यूज़पेपर पढ़ो। न्यूज़पेपर पढ़ोगे, वहां से रीडिंग कॉम्प्रहेंशन अच्छा होगा, तुम्हें बहुत सारी वोकैब मिलेंगी, बहुत सारे वर्ड्स नए नए मिलते चले जाएंगे जो तुम्हारे एग्जाम में तुम्हें डायरेक्ट मिल सकते हैं। ठीक है ना, और न्यूज पढ़ने का एक और फायदा मिलेगा तुम्हें, तुम्हारी जीके भी अच्छी होगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं जीएस। ठीक है, या जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस का जो इनका सिलेबस है ना, बहुत वास्ट। देखो, इतना सिलेबस ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुम उठा के देखोगे ना, तुम्हें ये सारा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना, तुम्हें ये सारा मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम, बट तुम्हें ना इसमें कोई भी टॉपिक डीपली नहीं पढ़ना। एक बात ध्यान रखना, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कुछ भी पढ़ना है ना, इंडिया से रिलेटेड पढ़ना है। जीके का पार्ट सिर्फ इंडिया से रिलेटेड पढ़ना है। ठीक है ना, कल्चर, रिलीजन, ज्योग्राफी जो हमारी पढ़नी है, हमें कुछ नहीं पढ़ना। सॉइल पढ़ना है तो सिर्फ 6 टाइप के इंडिया में सॉइल पाए जाते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। माउंटेन्स के बारे में पढ़ना है तो लोंगे हाइट वाइज कौन सा बड़ा है, लेंथ वाइज कौन सा बड़ा है, कौन सी माउंटेन्स कहाँ पे पाई जाती हैं, सिर्फ इतना ही पढ़ना। उसके डिटेल नहीं पढ़नी, कैसे फॉर्म हुआ, कैसे नहीं फॉर्म हुआ, क्योंकि हम यहाँ पे यूपीएससी का एग्जाम नहीं देने जा रहे। ठीक है ना, जो फेमस मूवमेंट्स हुई हैं उनके बारे में पढ़ना है।
ठीक है। और मैं ये बोलूंगा 1885 से लेकर 1947 तक की एक एक चीजें रटी होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आ जाता है जो फ्रीडम मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है स्पोर्ट्स से आता है। स्पोर्ट्स से अक्सर क्वेश्चन क्या आता है कि जो लेटेस्ट अवार्ड्स होते हैं वो किसको मिला है, ठीक है ना। एक डेज के ऊपर क्वेश्चन आता है अक्सर कि ये वाला डे कब से सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। नेशनल नेशनल की तो हर चीज पता होनी चाहिए हमारी, हमारा नेशनल बर्ड क्या है, स्पोर्ट्स क्या है, फ्लावर क्या है, सारी चीजें, ठीक है ना। अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया, कुछ ऐसी ऐसी चीजें जहां मतलब सारनाथ का वो कुछ इस तरह से ऊपर ऊपर से जीके पूछता है, डीपली नहीं पूछेगा, ठीक है ना। और एक बात और बताऊं, इसमें ना जो रीजनिंग जीएस वाला पार्ट बोलता है जनरल अवेयरनेस का, इसमें ये क्या करता है कई बार 4-5 क्वेश्चन रीजनिंग के भी डाल देता है। रीजनिंग के कैसे डालता है, सीरीज दे देगा, सीरीज दे देगा, सीरीज के बाद बोलेगा मिसिंग टर्म बताओ, ठीक है ना। ऐसे बोल देगा जैसे इंडिया लिखा है, इंडिया के आगे लिख देगा दिल्ली, न्यू दिल्ली, ठीक है। और उसके यहाँ पे लिख देगा यूएसए। तो अब तुम्हें यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है, जीके भी है रीजनिंग भी है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली, तो यूएस की कैपिटल बतानी पड़ेगी। तो कमेंट में बताना भाई कि यूएसए की कैपिटल क्या है, ठीक है। तो ये तुम्हारा डिटेल सिलेबस है। इसमें किसी को भी कुछ भी पूछना हुआ तो कमेंट करे और उसका रिप्लाई मैं जरूर करूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम, ये सब है, कुछ एब्रिविएशंस पूछता है वो, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। चलो, अब ये मैं सिलेबस शेयर कर दूंगा सबके साथ। अब मैं थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में बात करना चाहूंगा कि हमारा जो कट ऑफ है एसएसआर का क्या रहता है। देखो, कट ऑफ बेसिकली क्या होता है, मिनिमम मार्क्स जो आपके लिए जरूरी होते हैं एंट्रेंस के लिए, या ऐसे बोलूं लास्ट बच्चा जो नंबर पे सिलेक्ट हुआ है। तो ये अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। अब ये क्या रहती है, इसकी कट ऑफ जो रहती है स्टेट वाइज रहती है, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं हरियाणा की, अगर मैं बात करूं हरियाणा की, तो हरियाणा की कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है लगभग, ठीक है ना। कट ऑफ हरियाणा की सबसे ज्यादा जाती है, और लगभग सबसे कम लगभग पंजाब जाता है। अब देख लो, हरियाणा और पंजाब आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं, बट कितना डिफरेंस है, ठीक है ना। तो अगर जो मैं कुछ तुम्हारे साथ शेयर करूं, जम्मू एंड कश्मीर की ऑलमोस्ट गई थी 35.5, ठीक है। हिमाचल प्रदेश 37.75, ये हिमाचल प्रदेश था। दिल्ली की गई थी तुम्हारी लगभग 37, ठीक है। हरियाणा की 56, ठीक है। ये मैं अगस्त बैच की बात कर रहा हूँ लास्ट, ठीक है ना। तो लगभग इस हिसाब से कट ऑफ जाती है। और इसमें हरियाणा जो है ना, हरियाणा का बच्चा 56 से लेकर लगभग 62 के अराउंड रहता है, ठीक है ना। और बाकी स्टेट्स के लिए थोड़ा सा कंपटीशन कम है, राजस्थान में कंपटीशन अच्छा है, राजस्थान की भी कट ऑफ इसी के आसपास जाती है, ठीक है ना। तो इसकी जो कट ऑफ है उसके लिए तुम्हें क्या करना है, लगभग लगभग अपने को क्या करना है, चारों सेक्शन जो हैं, चारों सेक्शन में जीएस, मैथ, साइंस, इंग्लिश। अब चारों सेक्शन किसी के बहुत अच्छे तो हो नहीं सकते, तो हमें कोशिश करनी है अप्रोक्स 15-15 हमारे लिए आइडल है, कि हर एक सेक्शन में अगर हमारा 15-15 तो मिनिमम आ जाए, और लगभग लगभग हमें एक सेक्शन 18-20 नंबर दे जाए, तो हमारा सिलेक्शन इजिली हो सकता है, ठीक है ना। तो एसएसआर और ए में क्या होता है, तुम्हारा थोड़ा सा डिफरेंस होता है कट ऑफ का, मार्क्स का, ठीक है ना, और कुछ नहीं। तो आई होप कि जो भी मैंने इंफॉर्मेशन शेयर किया वो सबको क्लियर होगा। और फिर भी इसके बाद नेवी की एसएसआर और डबल ए एंट्री का किसी को भी कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। और जो
आज फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।